क्या कहा था वो मोदी जी ने? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो। बड़ा प्रश्न ये कि क्या मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोल सकती है? यह सवाल इसलिए वाजिब हो गया है दोस्तों क्योंकि नोटबंदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा है कि हमने जो यह फैसला उठाया था नोटबंदी का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के साथ सलाह मशवरे के बाद उठाया गया था। सरासर झूठ दोस्तों, क्योंकि कुछ सालों पहले, आज से 3 साल पहले, सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के अंतर्गत जो जानकारी हासिल हुई थी, वो जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त आपके स्क्रीन पर, इसके मुताबिक आरबीआई ने इसका विरोध किया था। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया था और आरबीआई को बतलाया गया था 2.5 घंटे पहले शाम 5:30 बजे ये तमाम चीजें इस आरटीआई के अंतर्गत सामने उभर कर आई है। और इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है कि क्या नोटबंदी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से भी मोदी सरकार ने झूठ बोला है? उन्होंने, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट में दरअसल कहा क्या, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। केंद्र सरकार ने नोटबंदी का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। 2016 में हुए नोटबंदी मामले में दाखिल किए गए इस हलफनामे में सरकार ने कहा कि जाली मुद्रा और टेरर फंडिंग का मुकाबला करने के लिए यह प्रभावी उपाय है। मगर असली बात अब यहां आती है, इसके अलावा ब्लैक मनी, टैक्स चोरी आदि जैसे वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए भी नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण प्रभावी उपाय है। समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, सुनिएगा, समस्याओं का अध्ययन करने के बाद केंद्र ने इस प्रभावी उपाय पर सकारात्मक रूप से ध्यान दिया। केंद्र ने अपने कदम के समर्थन में कहा कि नोटबंदी का यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सिफारिश करके लिया गया था। इन्होंने क्या कहा, सुना आपने कोर्ट के अंदर दोस्तों। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं साल 2019 के रिपोर्ट जो आपके स्क्रीन पर है। यह देखिए, नोटबंदी पर सरकार के तर्क से सहमत नहीं था आरबीआई। इस बात का खुलासा किसी और में नहीं दोस्तों, एक आरटीआई में हुआ है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नोटबंदी के फैसले को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार को आगाह किया था। दरअसल आरबीआई इस तर्क से सहमत नहीं था कि काले धन का लेन देन कैश के जरिए होता है। आरबीआई का मानना था कि काला धन कैश के बजाय सोना और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों में लगा है। वेंकटेश नाम के शख्स ने आरटीआई दायर किया था और यह जानकारी आई थी। 2 चीजें सामने उभर कर आ रही थी। आरबीआई ने सबसे पहली बात उसका विरोध किया था। नंबर 2, उन्होंने कहा कि काला धन कैश के जरिए नहीं है। उन्होंने कहा कि काला धन जो है वो सोना और रियल एस्टेट में है, यानी कि आपको कैश पर वार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह आरबीआई ने उस बैठक में कहा था। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, याद है आपको, 8 बजे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब बताया गया था? उससे 2.5 घंटे पहले, 5:30 बजे। उस बैठक में कौन कौन था वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सलाह मशवरा किया गया तो क्या आप 2.5 घंटे पहले उनको बताएंगे? 2.5 घंटे में सब सलाह मशवरा हो जाएगा? खबर क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की थी। लेकिन इस ऐलान के कुछ घंटों पहले 5:30 बजे शाम को दिल्ली में आरबीआई के निदेशक मंडल की 561वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में नोटबंदी के फैसले को लेकर आरबीआई ने सरकार के तर्क से असहमति जताई थी। आरबीआई के निदेशक मंडल का मानना था कि अधिकांश काला धन नकदी के तौर पर नहीं बल्कि रियल एस्टेट और सोने जैसी संपत्तियों में लगा है। अब मैं आपको एक और चीज बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस शख्स पर गौर कीजिए। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। आप जानते हैं इनका जब कार्यकाल खत्म होने वाला था उससे बहुत पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
आप मुझे बताइए, आरबीआई के लिए उर्जित पटेल को कोई और नहीं, खुद मोदी जी लेकर आए थे। उर्जित पटेल ने इसका विरोध किया था, हकीकत है साहब ये। और उर्जित पटेल ने वक्त से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये सब चीजें क्या बतला रही हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहमत नहीं था। वो आदमी जिसे मोदी खुद लेकर आए थे, वो आदमी तक नोटबंदी से जो है सहमत नहीं था। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सलाह मशवरा करके हमने यह फैसला उठाया। अब आपको क्या लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हिम्मत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि नहीं साहब, जो बात मोदी सरकार कह रही है वो गलत कह रही है? सारे पालतू बैठे हुए हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, मुद्दा सिर्फ नोटबंदी का नहीं है। याद कीजिए, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदा, जिसके अंतर्गत कोई भी धन्ना सेठ अपना काला धन जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन के तौर पर दे सकता है। क्या आप जानते हैं, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने इसका विरोध किया था। दोनों ने इसका विरोध किया था, मगर बावजूद इसके मोदी सरकार ने उस पर अमल किया। अब वो जो गुप्त चुनावी चंदा है, भर भर के भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अब आपको बात समझ आई कि किस तरह से करोड़ों रुपए का लेन देन होता है विधायकों की खरीद फरोख्त में। किस तरह से महाराष्ट्र से पहले गुजरात और फिर गुजरात से असम लेकर आते हैं चार्टर्ड विमानों में शिवसेना के विधायकों को। वो पैसा कहां से आता है भाई साहब? बताइए बताइए। ये दोनों ही मुद्दे, चाहे नोटबंदी हो चाहे सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, दोनों ही मुद्दों में आरबीआई ने विरोध किया था, मगर मोदी सरकार ने उस पर अमल किया। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस बैठक में दरअसल कौन कौन मौजूद था, जो आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है। कौन कौन था शामिल, बता दें। इस बैठक की अध्यक्षता उर्जित पटेल ने की थी। उर्जित ने बीते दिसंबर महीने में कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। वहीं वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस बैठक में शामिल हुए थे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो खास चमचे, नॉट चमचा, जो खास थे शक्तिकांत दास, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। आगे, तब वो आर्थिक मामलों के सचिव थे शक्तिकांत दास। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर आर गांधी, एस मुंदड़ा ने भी बैठक में शिरकत की थी। हालांकि निदेशक मंडल के एक अन्य सदस्य एन चंद्रशेखरन बैठक में गैर मौजूद रहे। चंद्रशेखर अब टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। ये तमाम हकीकत है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक और शर्मनाक बात कही है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। इस पर आप चाहूंगा आप गौर कीजिए। आपके स्क्रीन पर 500 और 1000 के नोटों को रद्द करना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अवसर पैदा करना था। क्या कह रहे हैं ये? अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 50 सालों में सबसे बुरे हालात बेरोजगारी को लेकर, हमारी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बद से बदतर हो रही है। और इन्होंने क्या कहा था कि 500 और 1000 के नोट हम इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। फिर ये लोग क्या कह रहे हैं? गरीबों के लिए हमने कदम उठाया। सीधी सी बात साहब, आप जानते हैं सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है नोटबंदी का? जो छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यह हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। यानी कि मोदी सरकार बार बार नोटबंदी के मुद्दे पर गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है। और आप खुद जानते हैं दोस्तों, झूठ शब्द का इस्तेमाल मैं अमूमन अपने कार्यक्रम में नहीं करता हूं, मगर यह मुद्दा बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरटीआई के इस जानकारी के बावजूद ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने आरबीआई के मशवरे के साथ नोटबंदी की थी। क्या तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आती? फिर याद कीजिए माननीय मोदी जी क्या कहते हैं ऐसे मौकों पर, सुनिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जी हां, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये झूठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि तमाम संस्थाएं जो हैं जेब में हैं, मीडिया इनसे सवाल नहीं करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बड़ी खबर नहीं है? क्या आपने किसी भी न्यूज चैनल के प्राइम टाइम में इस मुद्दे पर डिबेट सुना
कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है। ये तथ्य हैं, इससे मुंह नहीं मोड़े जा सकते। मगर किसी भी प्राइम टाइम में इस पर डिबेट नहीं हुआ। यह खबर किसी कोने में चली गई है, क्योंकि नोटबंदी के आप जानते हैं 6 साल हो गए हैं दोस्तों, 6 साल हो गए हैं। इसको लेकर कायदे से चर्चा होनी चाहिए थी, मगर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 150 लोग लाइन में लगे लगे मर गए थे दोस्तों। इकॉनमी बर्बाद हो गई थी, छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया था। मगर रहस्यमय ढंग से इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर अपने बड़े बड़े दफ्तर खड़े किए। दिल्ली के अंदर उनका आलीशान दफ्तर खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी मित्रों का नुकसान नहीं हुआ नोटबंदी से। यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य, इस पर गौर कीजिएगा। जितने भी भाजपा से जुड़े व्यापारी थे, उन्हें नुकसान नहीं हुआ नोटबंदी का। देश बर्बाद हो गया, इकॉनमी बर्बाद हो गई। और यही नहीं, इसका निशाना दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, निशाना मायावती थी, निशाना अखिलेश यादव थे कि इसके जरिए इनका जो आर्थिक तंत्र है वो पूरी तरह से कुचल दिया जाए। और खुद आपने मलाई खसूटी, मलाई खाई। ये तमाम तथ्य हैं जिससे मित्रों मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।